हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से काफ़ी दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, जिसका मुझे खेद है और कुछ मेरे निजी कारण हैं। आगे से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो दे सकूँ, जिससे कि आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें आप लाभ ले सकें। जिन बच्चों का, जिन छात्र छात्राओं का इस बार नेट जीआरएफ क्लियर हुआ है उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं इकाई 9 के अंतर्गत एक टॉपिक लगा हुआ है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन शिक्षा व्यवस्था। तो आज इसको हम देखेंगे, इसके अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपने विचार ज़रूर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन शिक्षा व्यवस्था और इसका अर्थ, सिद्धांत। तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? शैक्षिक प्रबंधन जो है क्या है? प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों के संसाधनों और कार्यों, लोगों का सही नियोजन, संचालन और नियंत्रण शामिल होता है। क्या होता है? इस प्रक्रिया में विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों के संसाधनों, कार्यों और लोगों का सही नियोजन, संचालन और नियंत्रण शामिल होता है। नीचे इसके अर्थ और सिद्धांत विस्तार से दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा से जुड़े संसाधनों, मानव, धन, समय, सामग्री आदि का उचित उपयोग करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसे हम सरल शब्दों में यदि समझें तो इसका अर्थ है शिक्षा संस्थान को सही ढंग से चलाने, योजना बनाने, कार्य करवाने और परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है इसको हम समझते हैं सरल शब्दों में कि शिक्षा संस्थान को, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान है, जैसे कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है, उसको सही ढंग से चलाने, यानी कि उसको व्यवस्थित चलाने, उसका जो प्रबंधन है या जिसे हम मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो उसको व्यवस्थित करने, योजना बनाने यानी कि प्लान बनाने, कार्य करवाने और परिणाम प्राप्त करने। जैसे माना कि कोई स्कूल है तो उसमें पहले नंबर भवन होना चाहिए, उसमें शिक्षक होना चाहिए, उसमें सहायक सामग्री होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, उसमें नियमित क्लासें होनी चाहिए, छात्र होने चाहिए और उसके बाद जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनका जो मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा परिणाम जिनको हम रिजल्ट बोलते हैं, वो रिजल्ट होना चाहिए। बच्चों में बौद्धिक विकास होना चाहिए, उनके भीतर स्किल होनी चाहिए। तो ये प्रमुख किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये आ जाते हैं शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षा प्रणाली के नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है तथा संस्थानों के कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है और शैक्षिक प्रशासन क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर है और दोनों के कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा प्रणाली के नियमों, नीतियों, कार्यक्रमों को लागू किया जाता है तथा संस्थान के कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। यानी कि प्रशासन प्रमुख है, प्रबंधन बाद में आता है। ठीक है,
इसे हम सरल शब्दों में जानते हैं कि शिक्षा संस्थान में नियम और नीतियाँ के अनुसार कार्यों का संचालन और नियंत्रण ही शैक्षिक प्रबंधन है। क्या शिक्षा संस्थानों में नियमों और नीतियों के अनुसार कार्यों का संचालन और नियंत्रण करना शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अच्छा, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, कार्य दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। तो चाहे शैक्षिक प्रबंधन हो या प्रशासन हो, दोनों के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आगे हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यालय की गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना, यह प्रमुख कार्य इनके हैं। किनके हैं? शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? तो हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं। तो दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, ये कंपनी के फ़ोन आ गए थे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि इनका दोनों का कार्य क्या है। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, इसके अलावा अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना कि छात्रों का सर्वांगीण यानी कि चहुर्मुखी विकास हो सके। इसके अलावा विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करना, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना, ये इनके प्रमुख कार्य हैं। अब हम देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इनके यहाँ पे जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर पहले नंबर पर दिया है, हर शैक्षिक कार्य का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि कोई जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है कि विद्यालय का लक्ष्य छात्रों का ज्ञान और चरित्र निर्माण करना है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए सबसे पहले योजना बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए वार्षिक जैसे पाठ्यक्रम हो गया, यानी कि जो एनुअल सिलेबस है, तो वार्षिक पाठ्यक्रम हो गया, परीक्षा कार्यक्रम हो गया और समय सारणी आदि जो योजनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा इसमें सिद्धांत क्या दिया गया है? तीसरा है सभी कार्यों और व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से संगठित करना चाहिए ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। यानी कि जिस संस्था में या जिस इकाई के भीतर एक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या व्यवस्थित रूप से संगठित होकर के कार्य करना चाहिए जिससे कि कार्य सुचारू रूप से चल सके और वह अपने परिणाम तक पहुंच सके। 4 नंबर के सिद्धांत में दिया है, क्या दिया है कि सभी विभागों और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना चाहिए। यानी कि आपस में इनमें क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षक, प्रधानाचार्य और कर्मचारी मिलकर के कार्य करें। 5वें नंबर के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रशासन के प्रभावी नेतृत्व, प्रशासन में जो प्रभावी नेतृत्व है यानी कि नेतृत्व की क्षमता है वो होनी आवश्यक है जो कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। अगला सिद्धांत है 6 नंबर का, कार्य की निगरानी और मूल्यांकन करना। तो आवश्यक है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके
यानी कि कार्य की निगरानी व मूल्यांकन करना कि जिस समय कक्षाएं संचालित हो रही हैं उन पर पूरा फोकस करना और उनका मूल्यांकन यानी कि उनकी जो परीक्षाएं हैं उनको संचालित करना और उनका परिणाम स्पष्ट प्रदर्शित करना यह आवश्यक है, जिससे कि जो कमज़ोर छात्र हैं या जो गलतियां हैं उनको सुधारा जा सके। 7वें नंबर के सिद्धांत में हम देखते हैं अनुशासन का सिद्धांत। तो संस्था के नियमों और अनुशासन का पालन होना चाहिए ताकि वातावरण जो है शांतिपूर्ण और प्रभावी बना रहे। अगला सिद्धांत है लोकतांत्रिक सिद्धांत। निर्णय लेने के सभी संबंधित लोगों की भागीदारी हो, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाए संस्था से संबंधित उसमें सभी लोगों की भागीदारी और सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद ही जो डिसीजन है वो होना चाहिए। तो ये 8 जो हैं सिद्धांत हैं इसके, और ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको समझना होगा कि शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन इनके सिद्धांत, तो इनको आप याद करिए, वीडियो पॉज करके इनको या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो बीएड और एमएड और जिनका नेट जेआरएफ एजुकेशन है उसमें ये टॉपिक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको आप पढ़िए, देखिए। हम मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।